हम परिसीमन का विषय हमने उठाया है, इस पर बोलेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी को यह सौभाग्य प्राप्त है, जिन मुद्दों का उठाने का काम हम लोग आज भी कर रहे हैं, पहले भी हमने किया है। कोई दूसरा राजनीतिक दल या किसी दूसरे राजनीतिक दल का कोई नेता इन मुद्दों को उठाने का काम आज भी नहीं कर रहा है, आज भी नहीं कर रहा है। इसलिए आज की तारीख में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की अहमियत को दुनिया की कोई ताकत नकार नहीं सकती है, अस्वीकार नहीं कर सकती है। अगर राष्ट्रीय लोक मोर्चा की उपस्थिति बिहार की राजनीति में नहीं हुई होती, पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में आपके स्नेह प्यार की बदौलत हमारी उपस्थिति हुआ करती थी। अगर वह उपस्थिति नहीं होती तो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ कौन बोलता, परिसीमन पर कौन बोलता। सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्टी की ओर से अपने एजेंडा में इस विषय को हमने शामिल करने का काम किया है। यदा कदा दूसरे राजनीतिक दल के लोग अगर बोल भी देते हैं तो व्यक्तिगत कैपेसिटी में बोलते हैं, कल होकर जरूरत पड़ेगी तो पार्टी के लोग कह देंगे यह तो उनकी व्यक्तिगत राय है। लेकिन हमारी पार्टी में यह व्यक्तिगत राय नहीं है, हमारी पार्टी का बाकायदा जो एजेंडा है उस एजेंडा में शामिल है यह विषय। और आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय लोक मोर्चा है जिसके एजेंडा में यह सारा विषय शामिल है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह करते हैं कि ताकत दीजिए हमारी पार्टी को, हमारी पार्टी को ताकत दीजिएगा। विधानसभा का चुनाव आ रहा है, विधानसभा के चुनाव में जितनी ताकत दीजिएगा उतनी मजबूती से बिहार की राजनीति में हम हस्तक्षेप करेंगे और इन सवालों को लेकर वहां जूझने का काम हम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर ताकत देने का काम कीजिए। भाइयों और मित्रों, हमने अपनी पार्टी के एजेंडा में कॉलेजियम के साथ और भी कई विषय को जोड़ने का काम किया है। अभी वाल्मीकि नगर में हमारा शिविर हुआ था, उस शिविर में हमने कई मुद्दों को लेने का काम किया। उसमें कॉलेजियम भी है, उसमें परिसीमन भी है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम गया की इस पवित्र भूमि पर खड़ा होकर जब बोल रहे हैं तो गया की पवित्र भूमि से जुड़ा हुआ भी एक सवाल है, उसमें हम उस सवाल की पहले चर्चा करेंगे और फिर परिसीमन के बारे में हम बोलने का काम करेंगे। और वह सवाल है बोध गया का टेम्पल एक्ट। बोध गया का टेम्पल एक्ट, बोध गया में जो टेम्पल है, मंदिर है, उस मंदिर के बारे में राज्य की सरकार का कानून है, 1949 का कानून है। उस कानून के अनुसार बोध गया टेम्पल में जो प्रबंधन समिति है, उस वक्त जब कानून बना कांग्रेसी राज में, उस कानून में यह बात लिखी गई कि उस टेम्पल में 4 लोग हिंदू धर्म के होंगे मेंबर, 4 लोग बौद्ध धर्म के मेंबर होंगे और गया जिला का कलेक्टर अगर हिंदू है तो वह उस कमेटी का अध्यक्ष होगा। मतलब 9 व्यक्ति की कमेटी, जिसमें सामान्य तौर पे कलेक्टर तो हिंदू ही हुआ करते हैं, कभी कभी कोई दूसरा धर्म का आ जाता है तो कलेक्टर भी हिंदू और बाकी 4 लोग हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग सिर्फ 4। तो अल्पमत में बौद्ध धर्म के लोग उस कमेटी में, बाद में चलकर 2013 में उस एक्ट में संशोधन हुआ और उस संशोधन के हिसाब से यह कहा गया कि गया का कलेक्टर हिंदू नहीं भी हो, किसी भी धर्म का हो, तो भी वह अध्यक्ष बन जाएगा। तो इस संशोधन के बाद भी कलेक्टर सामान्य तौर पे हिंदू ही होते हैं, यह सब लोगों को मालूम है। तो आज भी उस कमेटी में जो हिंदू भाई हैं उनका बहुमत है, जो सनातनी भाई हैं उनका बहुमत है। मैं भी हिंदू हूं, हम कोई बौद्ध धर्म को नहीं मानने वाले हैं, हमने बौद्ध धर्म से व्यक्तिगत रूप से दीक्षा नहीं ली है, हम भी हिंदू हैं। लेकिन हिंदू होने के बावजूद हमने अपने धर्म शास्त्रों में देखा है, पढ़ा है, वसुधैव कुटुंबम की बात हमारे यहाँ होती है। पूरी दुनिया को हम अपना परिवार समझते हैं, यही हिंदू धर्म है। और जब पूरी दुनिया को हम अपना परिवार समझते हैं तो क्या इतनी उदारता हम नहीं कर सकते कि पूरे देश में करोड़ों टेम्पल है हिंदुओं का, वहां पूरा का पूरा हिंदू भाई चलाएं,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां करोड़ों आपके जिम्मे है, एक जो बौद्ध लोगों का टेम्पल है, उसको बौद्ध धर्म के लोगों को मुकम्मल सौंपने का काम हम नहीं कर सकते, हमको करना चाहिए। हम हाथ जोड़कर कहना चाहते, जो सनातनी भाई हैं उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहते, कोई टकराव की बात हम नहीं करना चाहते। हम कहना चाहते हैं कि उदारता, इतनी उदारता का परिचय तो हम लोगों को देना ही चाहिए। हमारे पूर्वजों ने कितनी उदारता का परिचय दिया है, इतनी उदारता का परिचय देना चाहिए। और हम सब लोगों को मिलकर कहना चाहिए राज्य की सरकार से कि राज्य की सरकार बोध गया टेम्पल एक्ट में संशोधन करे और पूरे के पूरे तौर पे प्रबंधन कमेटी को बौद्ध लोगों के हाथ में सौंप देने का काम करे। हम सब लोगों को कहना चाहिए। अभी पिछले कई महीनों से, काफी दिनों से वहां आंदोलन चल रहा है। दुनिया भर के जो बौद्धिस्ट लोग हैं उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। यह जो हमारा बौद्ध टेम्पल है, हम सब लोगों का सौभाग्य है कि बिहार की धरती पर, बोध गया की धरती पर यह टेम्पल है। दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, तो इतनी उदारता हम सब लोगों को बरतने का काम करना चाहिए। राज्य की सरकार को इस मंच से, आपके माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं। तो जरा एक बार हाथ उठाकर बताइए, ठीक है ना, मैसेज यह दिया जाए ना, सब लोग सहमत है ना? तो चलिए, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अब जो परिसीमन का विषय है, परिसीमन का विषय बिल्कुल नया विषय है, बिल्कुल नया विषय है। और इसलिए नया विषय है कि जो संविधान हमारा बना आजादी के समय, उस संविधान में यह बात लिखी गई कि हर 10 साल पर जनगणना होगी देश में, और उस जनगणना के बाद जो आबादी का आंकड़ा आएगा, उस आंकड़ा के आधार पे लोकसभा क्षेत्र की संख्या देश में और विभिन्न राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण होगा। और इस संविधान की इस व्यवस्था के हिसाब से, संविधान की इस व्यवस्था के हिसाब से 1951 में आजादी के बाद पहली बार जनगणना हुई। उस जनगणना के आधार पे परिसीमन का काम हुआ, निर्धारण का काम हुआ। तो पहली बार जो लोकसभा क्षेत्रों की संख्या, जरा गौर से सुनिएगा, लोकसभा क्षेत्रों की संख्या उस समय 494 उस वक्त संख्या तय की गई। 1951 की जनगणना के बाद जो पहला चुनाव हुआ, बाद में 61 में दूसरी जनगणना हुई 10 साल के बाद, उस समय 522 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या तय हुई। और फिर 1971 में 543 की संख्या तय हुई। तो 3 बार परिसीमन हुआ संविधान की व्यवस्था के हिसाब से, और तीनों बार संख्या बढ़ी। लेकिन 1971 के बाद जो 81 में जनगणना होकर फिर से परिसीमन का काम होता, उसके पहले ही इमरजेंसी का वह दौर आया। 50 साल अभी इमरजेंसी का कुछ दिन पहले पूरा हुआ, अभी 4 दिन पहले। और देश भर में काला दिवस के रूप में उस दिवस को मनाने का काम हम सब लोगों ने किया है। वही इमरजेंसी, जिस इमरजेंसी में कांग्रेस के लोगों ने देश पर इस तरह की व्यवस्था थोप दी कि जो भी प्रजातांत्रिक नॉर्म्स से वो सारे के सारे सीज कर दिए गए। मौलिक अधिकार जो जनता को प्राप्त है संविधान के हिसाब से, सबको समाप्त कर दिया गया। तानाशाही व्यवस्था चल पड़ी। और उसी समय 1976 में जो परिसीमन का एक्ट, जिस एक्ट के कारण हर 10 साल पर जनगणना के बाद सीटों की संख्या बढ़ रही थी, 1976 में उस एक्ट में भी संशोधन कर दिया गया। और संशोधन करके उसी समय से रोक लगा दी गई कि अब परिसीमन नहीं होगा। पहली बार कहा गया 1976 में कि 25 वर्षों के लिए परिसीमन नहीं होगा। फिर जब 25 साल पूरा हुआ तो फिर कहा गया कि अगले 25 साल के लिए परिसीमन नहीं होगा। मतलब कुल मिलाजुलाकर 50 वर्षों से परिसीमन का काम बंद है। अब 50वां वर्ष अब पूरा होने वाला है अगले साल 2026 में फिर से इस बात की कोशिश हो गई है। भाई और मित्रों, अभी जो व्यवस्था है 2026 तक रोक है। कई लोग हमसे कहते हैं कि 2026 में तो स्वतः फिर से शुरू हो जाएगा, बीच में आपको अभियान चलाने की जरूरत क्यों पड़ गई? भाई और मित्रों, मैं बताना चाहता हूं,
यह बात ठीक है कि अभी तक जो रोक है वह 2026 तक है। 2026 के बाद जो जनगणना होगी, उस जनगणना के बाद निश्चित रूप से संविधान कहता है कि परिसीमन होगा। लेकिन जिन ताकतों ने पहली बार 1976 में भारत की सरकार को बाध्य किया कि परिसीमन को रोकिए, उस तरह की ताकत फिर से सक्रिय हो गई है। दक्षिण के कुछ राज्य हैं, अभी जो लोकसभा राज्यसभा का सत्र चल रहा था, हर दिन उन राज्यों के मेंबर पार्लियामेंट चाहे किसी पार्टी के हों, परिसीमन आगे नहीं हो, भारत की सरकार इस तरह का निर्णय फिर से ले ले ताकि परिसीमन का काम आगे भी बंद रहे। हर दिन उन लोगों ने मुद्दा बनाने का काम किया। कई राज्य हैं दक्षिण के, उन लोगों ने आपस में मिलकर एक प्लेटफॉर्म बना लिया है। तो विरोध करने वाले लोग देश में जो चाहते हैं कि परिसीमन न हो, सक्रिय हो गए हैं। और इन्हीं लोगों के कारण उस समय परिसीमन का काम बंद हुआ था। तो वैसे लोग जो चाहते हैं कि परिसीमन न हो, सक्रिय हो गए हैं, सजग हो गए हैं। और हम लोगों के तरफ जो चाहने वाले लोग हैं, जिनका लाभ है परिसीमन से, वैसे लोगों के अंदर से कोई आवाज नहीं उठ रही है। अगर आज भी हम लोग चुप रह गए तो इसका नतीजा होगा कि दक्षिण के राज्य अपनी बात को कह करके, अपनी आवाज को बुलंद कर करके, संभव है कि फिर से भारत सरकार पर अनावश्यक दबाव बना करके परिसीमन के काम को जो रुका हुआ है आगे भी रोकने के लिए बाध्य कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि देश में परिसीमन के खिलाफ जो आवाज उठ रही है, उस आवाज को काउंटर करना पड़ेगा। और काउंटर करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा संभालने का काम किया है।